नमस्कार सभी को। तो अभी हम पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा, इन अ हाउस 150 यूनिट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड ड्यूरिंग अ मंथ, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ दिस एनर्जी इन जूल्स। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी के घर में 150 यूनिट एनर्जी एक महीना में खर्च किया गया है। तो हमें बताना है कि इस एनर्जी को यूनिट में ना बता के हमें जूल में बताना है, कन्वर्ट करके। तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले देखते हैं कि जूल और यूनिट में क्या रिलेशन होता है। तो हम लोग जानते हैं जैसे कि 1 वाट सेकेंड ये होती है 1 जूल के बराबर। अभी हमारा दिया हुआ है यहाँ यूनिट्स, तो 1 यूनिट जो होता है ये होता है 1 किलो वाट आवर। तो हमें इस किलोवाट आवर को हमें जूल में चेंज करना है। तो सबसे पहले किलोवाट को हम वाट में चेंज करेंगे और आवर्स को सेकंड में। तो ये वाट सेकंड में चेंज हो जाएगा और वाट सेकंड का मतलब जूल होता है। तो हम क्या करेंगे, ये किलोवाट को वाट में चेंज करेंगे। तो किलोवाट को वाट में चेंज करने के लिए हमें करना होता है 1000 से मल्टीप्लाई। फिर ये आवर्स को हमको सेकंड में चेंज करना है। तो आवर्स को सेकंड में चेंज करने के लिए पहले 60 से गुना करना होगा, तो आवर्स मिनट में चेंज हो जाएगी। और फिर 60 से गुना करेंगे तो ये मिनट्स जो है हमारा सेकंड में चेंज हो जाएगी। तो ये हो गई वाट सेकंड। तो हमारा 1 यूनिट इतना वाट सेकंड के बराबर आया, या इसी को हम क्या कहते हैं, जूल भी कहते हैं। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 6 ये हो जाएगा 36 मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4 और 5 5 जीरो। इतना क्या हो गया हमारा वाट सेकेंड, या फिर कहा जाए तो जूल। इसे अगर पॉइंट्स में लिखना हो तो फिर लिख सकते हैं 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर 6 जूल। ये हमारा 1 यूनिट का वैल्यू आ गया। हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट जो है वो 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल के बराबर होता है। अभी क्वेश्चन में हमको दिया है 150 यूनिट। 150 यूनिट को हमें जूल में चेंज करना है। तो चूँकि 1 यूनिट जो है ये है हमारा 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 6 जूल। इसीलिए 150 यूनिट जो होगी ये हो जाएगी 150 मल्टीप्लाइड बाय 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। इसे सॉल्व करने पे हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 540 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6 जूल। अब इसी को हम चेंज करेंगे, तो पॉइंट अगर हम यहाँ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 5.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर। क्योंकि 1 और 2 बिंदु आगे लेके आए हैं इसीलिए यहाँ पावर में 2 हमारा ऐड हो जाएगा और ये 10 टू द पावर 8 जूल हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा 150 यूनिट बराबर 5.4 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल। तो ऑप्शन हो गया हमारा बी नंबर सही। सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, the resistance of a wire of length L and area of cross section A is 1 ohm.
the resistance of a wire of the same materials but the length 4L and area of cross section is 5। हमें बोला गया है कि दो वायर से जो फर्स्ट वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम है, तो हमें दूसरे वायर का रेजिस्टेंस बताना है। जो फर्स्ट वायर है उसका हमें डिटेल्स दिया गया है। फर्स्ट वायर का क्या क्या डिटेल्स दिया है, इसका जो है लेंथ है हमारा एल है एंड ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो है क्रॉस सेक्शन एरिया ये दिया हुआ है। तो सेकेंड वायर है इसका लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है 5 टाइम्स। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट वायर है उसका एल है लेंथ और एरिया ए। सेकेंड वायर का लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई करके 4L कर दिया गया है और क्रॉस सेक्शन एरिया 5 है। हमें फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वायर दिया हुआ 1 ओम। सेकेंड वायर का रेजिस्टेंस बताना है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होती है, आर इक्वल्स होती है रो एल बाई। इससे हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लंबाई के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो यहाँ हम देख रहे हैं लंबाई भी बढ़ रही है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी बढ़ रही है। तो जितना लंबाई बढ़ेगा उतना से हम रेजिस्टेंस में मल्टीप्लाई कर देंगे और जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा उतना से हम रेजिस्टेंस में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो सेकेंड वायर की रेजिस्टेंस होगी R2, वो क्या हो जाएगी, क्योंकि लंबाई 4 से मल्टीप्लाई है इसीलिए 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी R1 डिवाइडेड बाय, और चूँकि एरिया 5 से मल्टीप्लाई है तो 5 से डिवीजन हो जाएगा इसका। तो R2 की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ गई, 4 टाइम्स R1। R1 कितना था 1 ओम था डिवाइडेड बाय 5। इसका जो डिवाइड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो होगी 0.8 ओम। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ बल्ब ड्रॉज 36 वाट when connected to a 12 volt supply. If it is connected to a 6 volt supply, then power consumed will be। हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कोई बल्ब है जो 36 वाट एनर्जी कंज्यूम कर रही है, पावर कंज्यूम कर रही है, जब हम उसे 12 वोल्ट का सप्लाई दे रहे हैं। अब हमसे यही बोला गया कि अगर इसी सेम बल्ब को हम क्या करेंगे, 12 वोल्ट से कनेक्ट ना करके अगर 6 वोल्ट का सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो वो कितना पावर कंज्यूम करेगी ये बताना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, देखो कैसे करते हैं। हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पावर का फॉर्मूला रेजिस्टेंस और वोल्टेज के टर्म में होती है V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। क्योंकि हमारा यहाँ पहला केस दिया हुआ है कि पावर कितना है 36 वाट और वोल्टेज है 12 वोल्ट, जब 12 वोल्ट से कनेक्ट कर रहे हैं तो 36 वाट वोल्टेज है, इसीलिए हम पहला केस में पावर P1 मान लेते हैं 36 वाट और वोल्टेज V1 मान लेते हैं कितना दिया हुआ है 12। तो यहाँ से रेजिस्टेंस हमारा निकल के क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा V स्क्वायर बटा P। V दिया हुआ है तो यहाँ से V1 ये हो गया V1 स्क्वायर बटा P1, तो ये हो गया V1 हमारा 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय P1 मतलब 36। इस 12 से ये 36 कट जाएगी 3 बार में और ये 3 से 12 कट जाएगी 4 बार में।
यहाँ से हमारा रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आई वो आई 4 ओम। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो बल्ब है जिस मटेरियल से बना हुआ है उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 4 ओम है। अब हमें कहा गया है कि उसी बल्ब को, सेम बल्ब को हम कितना से कनेक्ट कर रहे हैं, 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो पावर कितना कंज्यूम करेगी। तो यहाँ बल्ब सेम है तो इसलिए उसका रेजिस्टेंस भी यहाँ क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ भी रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। अब हमें पूछा गया है पावर कितना कंज्यूम करेगा, तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, P2 बराबर हो जाएगा V2 का स्क्वायर बटा R। V2 हमारा यहाँ कितना दिया हुआ, 6 वोल्ट दिया हुआ है। V2 कितना है, 6 वोल्ट है, इसीलिए हम यहाँ क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है हमारा आया, 4 ओम आया, तो डिवाइडेड बाई 4। अब ये देखते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे इसे तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ पे 3, फिर 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 3 एंड 3 मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया, 9 वाट। आंसर हो गया इसका क्या, सी। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा तो यही था, चौथा नंबर पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। पूछा जा रहा है कि रेजिस्टेंस है कंडक्टर, कोई कंडक्टर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है। नो इफेक्ट बोला है ना, एस नो इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, मतलब किस पे डिपेंड नहीं करता रेजिस्टेंस। तो हम लोग जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूल वो डिपेंड करता है लंबाई पे, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन एरिया पे, साथ ही रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है हमारा टेम्परेचर पे भी, है ना। तो किस चीज़ पे नहीं डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ देखते हैं ये थिकनेस, थिकनेस का मतलब मोटाई, मोटाई से हम लोग ये क्रॉस सेक्शन एरिया समझ सकते हैं, तो ए पर डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर जान रहे हैं कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, तो बी पे भी डिपेंड कर रहा है। सी है लंबाई, तो हम जान रहे हैं रेजिस्टेंस क्या है, लंबाई के प्रोपोर्शनल है, तो सी पे भी डिपेंड कर रहा है। लास्ट है डी से, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सी। रेजिस्टेंस जो है वो शेप पे डिपेंड नहीं करता है। 5वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज रिड्यूस टू हाफ इट्स थर्मल इफेक्ट विल बी। क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस को हम क्या कर दिए, आधा कर दिए, तो थर्मल इफेक्ट इस पे क्या होगी, थर्मल इफेक्ट 1/4 हो जाएगी, या हाफ हो जाएगी, या दूनी हो जाएगी, या फिर 4 गुनी हो जाएगी। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है थर्मल का इफेक्ट का, फॉर्मूला होता है हीट H बराबर I स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R इंटू टी। यहाँ हमें क्या किया गया है, रेजिस्टेंस आधी कर दी गई है, यहाँ क्या किया गया है, रेजिस्टेंस जो है इसे आधी कर दी गई, R/2 कर दी गई। और हम यहाँ क्या देखते हैं कि थर्मल इफेक्ट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। तो अगर रेजिस्टेंस को आधा करेंगे तो हीट भी क्या हो जाएगी, ये भी हमारी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगी, बी नंबर। छठा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स ऑन। तो यहाँ हम ध्यान देंगे कि यहाँ रेजिस्टिविटी लिखा हुआ ना कि रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस लिखा होता तो क्या करते हैं, रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है टेम्परेचर पर,
तीनों चीज़ पे डिपेंड करता है, क्या? रेजिस्टेंस। बट यहाँ रेजिस्टेंस नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ क्या? रेजिस्टिविटी। तो जो रेजिस्टिविटी होता है वो किन्हीं भी चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टिविटी जो है ये सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है, और वो चीज़ है क्या? टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी? टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी? वो भी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, 2 wires A and B are made of same materials and have the same length but different cross-sectional areas. If the resistance of wire A is 16 times the resistance of wire B, the ratio of the cross-sectional area of wire A to that of wire B. क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 वायर्स हैं ए और बी, और दोनों सेम ही मटेरियल से बने हुए हैं, लेकिन उसके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो अलग अलग है, जबकि लंबाई सेम है। 2 वायर्स हैं, ये पहली वायर है, इसकी जो लंबाई है सेम इसी लंबाई की एक दूसरी वायर भी, लंबाई इसकी भी क्या है? पहली वायर की ही जितनी है, जितनी लंबाई इसकी है उतना ही इसकी भी है। दोनों सेम मटेरियल से भी बना हुआ है, लेकिन इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ये उसका कम है और इसका क्या है? ज़्यादा है। तो हमें पूछा गया है कि इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 16, बोला गया है कि जो फर्स्ट वायर है उसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 16 टाइम्स अधिक है इसके दूसरे रेजिस्टेंस। तो मान लेते हैं ये दूसरा वायर है, इसका रेजिस्टेंस अगर आर है, तो जो पहला वायर है ये इसका रेजिस्टेंस कितना है? 16 आर है, 16 गुना अधिक है दूसरे वायर के रेजिस्टेंस। तो हमें पूछा गया है कि दोनों वायर का जो क्रॉस सेक्शनल होगा उसका रेशियो क्या होगा। तो पहला वायर का रेजिस्टेंस R1 हमें दिया हुआ है 16 टाइम्स इसके दूसरे रेजिस्टेंस, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया की। तो इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के। इससे हमारा निष्कर्ष निकलता है क्या? कि A2 बटा A1 जो होगा हमारा निष्कर्ष निकलेगा कि A1 बटा A2 अगर हम करेंगे एरिया का रेशियो A1 बाई A2 अगर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा उल्टा, R2 ऊपर होगा R1 नीचे होगा। R2 मेरा कितना है? R है, और R1 कितना है? 16 R है। यहाँ से R और R कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/16, अर्थात A1 A2 जो होगी ये क्या होगी? 1:16, आंसर हो जाएगी हमारी। अगला क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें बोला गया है कि 3 वायर्स ए बी एंड सी of the same length and the same thickness have a resistance of 0.5 ohm, 0.2 ohm and 1.0 ohm respectively. Their resistivities are, हमें यहाँ दिया गया है क्वेश्चन में कि 3 वायर्स हैं ए बी और सी, तीनों का लेंथ और थिकनेस सेम है, तीनों वायर की लंबाई और
और सेक्शनल एरिया जो है वो क्या है, सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। लेकिन तीनों वायर का जो है रेजिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। फर्स्ट वायर जो ए है इसका रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। सेकेंड वायर का रेजिस्टेंस है 0.2 ओम। और थर्ड वायर का रेजिस्टेंस है 1.0। हमें पूछा गया है कि अगर तीनों का रेजिस्टेंस इस रेशियो में है तो इनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं क्या है कि रेजिस्टेंस इक्वल होती है रो एल बाय ए। तो यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टिविटी का। तो इसका उल्टा भी लिख सकते हैं कि रेजिस्टिविटी जो है वो प्रोपोर्शनल किसके है, रेजिस्टेंस का। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा होगी। तो हमें तीनों की रेजिस्टिविटी का रेशियो पूछा है, तो क्या हो जाएगा, रो 1 रो 2 रो 3। ये क्या हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा वही रेजिस्टिविटी का भी होगा। तो रेजिस्टेंस का रेशियो कितना है, 0.5 0.2 1.0। डेसिमल हटाएंगे सबसे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी 5:2:10। तो आंसर हो गया हमारा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला डज नॉट रिप्रेजेंट द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें है जो कि किसी भी कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होता है वो रिलेशन नहीं बता रहा। तो हमें देखते हैं कि क्या क्या हीट का इक्वेशन हो सकता है। तो उससे हम क्या करेंगे, इसे आउट कर देंगे जो नहीं होगा। तो हम जानते हैं हीट जो है ये क्या होती है, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम के बराबर होती है। पहला इक्वेशन तो ये हो गया। अब पावर जो होती है ये क्या होती है, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट, ये मल्टीप्लाइड बाय टाइम तो हो गई है। तो वी आई ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। फिर वोल्टेज का एक फॉर्मूला होता है आई इंटू आर, ओम्स लॉ के थ्रू। तो ये आई इंटू आर हो गया, ये आई हो गया, ये टी हो गया। अब ये आई और ये आई मिलके हो गया आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये तीसरा इक्वेशन हो गया। ओम्स लॉ के अनुसार आई जो है ये क्या होती है, वी बाई आर होती है। तो ये हो गया वी बाई आर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर इंटू टी। तो ये हो गया वी स्क्वायर बटा आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो फॉर्मूला आ गया वी स्क्वायर बटा आर इंटू टी। तो हमारा एच का क्या क्या फॉर्मूला निकल के आ गया, पहला देखते हैं, वी स्क्वायर बटा आर इंटू टी ये है, ये सही है। आई इंटू आर स्क्वायर इंटू टी ये कहीं है क्या ऑप्शन में, आई आर स्क्वायर इंटू टी कहीं नहीं है, तो ये इक्वेशन क्या होगा, गलत होगा। तीसरा देखते हैं, आई स्क्वायर इंटू आर टी ये है क्या, हाँ है। फिर वी इंटू आई इंटू टी ये है, हाँ ये भी है। तो आंसर क्या हो गया, बी नंबर हुआ। बी नंबर क्या है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन जाते हैं 10th में। इसमें बोला गया है द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एच हीट, आई करंट, आर रेजिस्टेंस एंड टी टाइम। तो पिछला क्वेश्चन जैसा ही है। फॉर्मूला क्या देखे थे पिछले क्वेश्चन में, एच बराबर किसके थी, आई स्क्वायर आर
इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा?